seminal role in that journey, even when he was not the health minister. The one and only Shri Mansukh Mandavia ji, the Honorable Minister for Health, in conversation with News 18's Amish Devgan. Swasth Bharat, Shresht Bharat is the theme of this session. Please, big round of applause for Shri Mansukh Mandavia. नमस्ते मंत्री जी, आपका स्वागत है राइजिंग इंडिया के पटल पर। थैंक यू आनंद माय फ्रेंड, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। तो जोरदार तालियां आनंद नरसिम्हन के लिए। मनसुख भाई हमारे साथ हैं, मनसुख मंडाविया साहब, देश के स्वास्थ्य मंत्री, और आप सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए स्वास्थ्य मंत्री का, क्योंकि आज आपको वैक्सीन लग चुकी है। इसके लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब हम सवाल उठाते हैं तो यह कहना भी जरूरी है कि आज इस देश में वैक्सीन हर व्यक्ति को एक डोज नहीं, डबल डोज और उसके बाद बूस्टर डोज लग चुकी है। तो बूस्टर तालियां होनी चाहिए यहां पर। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए मनसुख मंडाविया का। अभिनंदन है सर आपका न्यूज 18 के इस मंच पे, राइजिंग इंडिया पे। और आपके सेशन का नाम है, जैसा आप देख रहे हैं, स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। तो मैं इस सेशन की अब जब शुरुआत करूं तो सबसे पहला तो सवाल बनता है कि देश का स्वास्थ्य तो कोविड के बाद पटरी पे आ गया, लेकिन लोकतंत्र का स्वास्थ्य, जैसा कांग्रेस बार बार सवाल खड़ा करती है, विपक्ष सवाल बार बार खड़ा करता है, वो पटरी पर है कि नहीं है? लोगों का स्वास्थ्य भी पटरी पर है आज, और देश का स्वास्थ्य, देश की डेमोक्रेसी का स्वास्थ्य भी पटरी पर है। कोई कहे कि पटरी पे नहीं है, ये उसकी निष्फलता की निशानी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है, देश में आज सबसे लास्ट पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, सरकार मेरी है। आज गांव में गरीब व्यक्ति, उसको रहने के लिए मकान मिलता है, उसके घर में गैस के सिलेंडर मिलते हैं, उसके घर में रेशन मिलता है, मिनिमम आजीविका या तो जीवन चलाने के लिए जी उसको प्राथमिक सुविधा चाहिए, वो मिल रही है। यही डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। बाकी अपनी अपनी समस्या को जोड़ते हुए कई लोग ऐसा कहे तो ये उनका विषय है, लेकिन पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है, सदन में लामबंद हो गया है, सड़क पे लामबंद हो गया है। चिंता नहीं होती आप लोगों को? 24 का चुनाव है, कर्नाटक का चुनाव अनाउंस हो गया है, उसमें इकट्ठा ये हुए हैं, सब लोगों को बचना है, सब लोगों की कुछ न कुछ इंक्वायरी चल रही है, कुछ लोगों के सामने कोर्ट ने एक्शन लिया है, उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं। अब वो जिन आप कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूं, मैं राहुल गांधी जी का नाम ले लेता हूं। राहुल गांधी जी को तो लगता है कि सब कुछ नरेंद्र मोदी करा रहे हैं, अमित शाह करा रहे हैं। आप और मैं, हम सब लोगों को हमारी देश की जुडिशरी पर विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? दूसरा, सबसे पहले तो हमारा दायित्व बनता है, जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि हम पहले जुडिशरी को माने, तब जाके देश की जनता का विश्वास दृढ़ होगा। उसमें सरकार का क्या राय है? सरकार का क्या दोष है? नहीं, सरकार ने क्या कुछ किया है? नहीं, आपकी बोला कुछ उन्होंने, उसके सामने कोर्ट में कोई वाई व्यक्ति गया, जजमेंट जुडिशरी ने दिया, सजा जुडिशरी ने सुनवाई, उसमें सरकार का क्या दोष है? अपनी निष्फलता और अपनी गलतियों का दोष सरकार को दे तो हम क्या करें? आप खुद गुजरात से आते हैं, ये गुजरात का मामला है जहां पर जिस कोर्ट ने फैसला दिया है, लेकिन कोर्ट पर भी सवाल खड़े करे हैं कांग्रेस पार्टी ने और कहा है कि ये सब कुछ प्लान्ड वे में किया है भारतीय जनता पार्टी ने। डरती है मोदी की सरकार राहुल गांधी से। कैसे हो सकता भाई? कोर्ट किसी का प्लान मानती क्या? कोर्ट के सामने सबूत के आधार पर कोर्ट डिसीजन करता है।
कोर्ट ने कोई डिसीजन किया है उसके ऊपर कमेंट करना, कोर्ट के जजमेंट के सामने रोड पे उतरना, आप काला कपड़ा पहन के निकलना, डेमोक्रेसी कहाँ क्राइसिस, कौन क्राइसिस में लाया डेमोक्रेसी को? जिसकी आदत है वो भाई, हम ये आदत वाले लोग नहीं हैं। हम डेमोक्रेसी पर श्रद्धा रखते हैं, हम जनता जनार्दन पर विश्वास करते हैं। जनता जनार्दन, आपने देखा होगा, मैं आपको केवल, माई सेल्फ इज हेल्थ मिनिस्टर, सो आपने देखा होगा ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस क्या हमारे पर नहीं हुआ भाई। हमने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अभी ये मानवता की लड़ाई है, देश संकट में है। विपक्ष की ओर से कितना भी पहले कहा गया कि मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना, फिर सब लोग वैक्सीन लगाने लगे। मोदी जी ने कहा कि भाई देश की हेल्थ आर्मी, जिन्होंने देश के नागरिकों को बचाने के लिए रात दिन एक किया है, ऐसे डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, उसको पहले लगाओ। बाद में कहा कि कोमोर्बिड है उसको लगाओ। बाद में कहा कि 70 अबव है उसको लगा, 60 अबव है उसको लगाओ। तो इस मुताबिक हम चले, और उसमें जब प्रधानमंत्री जी की बारी आई तब मोदी जी ने लगाया। तो पहला कहते थे कि ये वैक्सीन अच्छा नहीं है, ये मोदी वैक्सीन है, बार और कहते थे कि अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगा लेता। जब मोदी जी की बारी आई और मोदी जी ने अपने क्रम में आया तब लगाया, तो फिर चालू किया कि अभी देश के 50% लोग वैक्सीन लगाना बाकी और मोदी ने क्यों लगा दिया। उसका तो कोई जवाब नहीं हो सकता। एक सवाल, क्योंकि वैक्सीन की बात हो रही है और वैक्सीन को लेकर बड़ी सारी राजनीति हुई, लेकिन आज इस मंच से मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वैक्सीन की कहानी क्या है? क्योंकि मुझे याद है, आप सबको भी याद होगा, और जो स्क्रीन के उस पार देख रहे हैं, सेकंड वेव आपको याद होगी, और सेकंड वेव में कई लोगों की जान जा रही थी। सरकार पे बहुत दबाव था, सरकार पे बहुत दबाव था, और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पर इससे बड़ा दबाव कुछ नहीं हो सकता कि उनके नागरिकों की जान जा रही है, समस्या विकट है, और बाहर की वैक्सीन कंपनियां किस तरह से दबाव बना रही थी और किस तरह से उनके लिए लॉबिंग हो रही थी। अगर आज उस कहानी के बारे में आप कुछ कहना चाहें, ये मंच है आपके पास। ये मंच से जितना कह पाऊंगा इतना कहूंगा, कई चीज नहीं कह पाऊंगा, लेकिन देश समझ जाएगा, देश बहुत समझदार है। हमारा प्राउड का विषय यह है कि देश कोविड के सामने जूझ रहा था। साइंटिस्ट कम्युनिटी ने डिक्लेयर कर दिया था कि वैक्सीन ही कोविड का सामना करने का बेस्ट सॉल्यूशन है। ऐसी स्थिति में देश की स्थिति और इतिहास तो यही रहा था कि वैक्सीन दुनिया में रिसर्च होती है, दुनिया की कंपनी रिसर्च करती है, और उसके बाद 7 साल मिनिमम और मैक्सिमम 15 साल में वैक्सीन इंडिया में आता था। कोविड का वैक्सीन ऐसी ही तरह से इंडिया में आया होता तो हमारी क्या स्थिति होती? या तो उस वक्त मार्केट में वैक्सीन उपलब्ध था, $20 का, $25 का, $28 का वैक्सीन था, हम कितना खरीदते? और उस वक्त मोदी जी ने देश के साइंटिस्ट पर भरोसा किया और साइंटिस्ट कम्युनिटी के साथ मीटिंग की, और उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि दोस्तों क्या हम वैक्सीन नहीं बना सकते? तब हमारे वैज्ञानिकों ने कहा था कि सर हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। आज हम रिसर्च कर ले तो 4.5 साल के बाद उसको अप्रूवल मिले, ऐसा प्रोटोकॉल है वैक्सीन का। मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि दुनिया में प्रोटोकॉल क्या है उसको देखो, और क्वालिटी में कोई बार्गेनिंग ना हो, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो करो। दूसरा, साइंटिस्ट को कहा था कि आप रिसर्च करो, आर्थिक संसाधन की जो भी कमी हो हम पूरी करेंगे। तीसरा कहा था निष्फलता की चिंता मत करो, निष्फलता मेरी, सफलता मेरे देश के साइंटिस्ट की, आप आगे बढ़ो। बहुत बड़ी बात है। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करना चालू किया। मुझे बताते हुए खुशी इस बात की है कि दुनिया में वैक्सीन का फर्स्ट डोज 20 दिसंबर 2020 को लगा था, और इंडिया ने 16 जनवरी 2021 यानी कि 28 दिन के बाद दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज लगा। उससे 28 दिन के बाद हिंदुस्तान ने इंडियन रिसर्च, इंडिजिनियस रिसर्च, इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ
वैक्सीन का पहला डोज हमने लगा दिया था दोस्तों। ये हमारी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की सक्सेस स्टोरी है। अभी पार्ट 2, जी जी जी, अभी पार्ट 2 आपने कहा सभी को बिजनेस करना होता है भाई, और स्वाभाविक तौर पर कोशिश करें कि इंडिया में बेचे, और हमारे पर दबाव भी था, लेकिन हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम, आकलन, क्योंकि हम कुछ गलत हो जाए तो एक सामने देश की जनता का भविष्य, देश की जनता का हेल्थ का विषय था, देश की जनता को बचाने का विषय था। आपने ये भी देखा होगा उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसर्च हो गया, मोदी जी स्वयं, देश में लॉकडाउन था, मोदी जी स्वयं देश की 4 कंपनी की विजिट करके आए और मैं लगातार उसका फॉलोअप करता रहा। और उस वक्त मीडिया में कई मित्र मुझे मिलते थे, यहां भी उसमें से कई मित्र बैठे हैं, मैं उसको इनफॉर्मल बताता था, एक कंपनी इतना मैन्युफैक्चरिंग ए महीने में करेगी, इतना मैन्युफैक्चरिंग ए महीने में करेगी, इतना मैन्युफैक्चरिंग ए महीने में करेगी। दुनिया आज हमारे साथ एमओयू करने की बात कर रहे हैं, वो जब हमें वैक्सीन देने की स्थिति में आएंगे, वो बेचने निकले थे मार्च अप्रैल में, लेकिन देना था सितंबर अक्टूबर में। लेकिन तो उस वक्त जी मैंने कहा था कि सितंबर अक्टूबर में तो मुझे विश्वास है हम हमारे देश की जरूरियात को पूरा करने के अलावा हम एक्सपोर्टर बन जाएंगे। वही लाइन से हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता रहा और उसमें इंटरवेंशन होता है। देश लॉकडाउन में था, लेकिन हम उस वक्त, मोदी जी हमें रात दिन सोने नहीं देते। अच्छा, एक बारी ये बताइए, इस मंच से थोड़ा ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए, अब आप जब विदेश में जाते हैं तो सब क्या कहते हैं? पहले तो कहते होंगे बताओ वैक्सीन कैसे बनाओगे, दिखाओ जरा बना के। अब तो बना भी दी, लगा भी दी, बाकियों को भेज भी दी। अब क्या कहते हैं? पहले, अब उनका मूड कैसा है? पहले ऐसा कहते थे कि इंडिया में कितना केस आएगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर बनेगा। पहले दुनिया के मन में, मैं वर्चुअली सभी के साथ जुड़ता था, तो ऐसा था कि वैक्सीन लगा ही नहीं पाएंगे और इंडिया में बहुत कोविड की दृष्टि से स्थिति बिगड़ जाएगी। लेकिन मैं 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, एक कोविड के दरमियान गया था, तो उस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौतरा है, ऐसा चौराया है, वहां दुनिया की सभी मल्टीनेशनल कंपनी भी आती है, पॉलिटिकल लीडर भी आते हैं, देश के दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग भी आते हैं और सारी दुनिया के मीडिया भी वहां होते हैं। ये चौतरा है, वहां जो डिस्कस होता है वो वर्ल्ड वाइड उसकी इफेक्ट होती है। तो पहले सितंबर 2022 में मैं गया था, उस वक्त बात होती थी इंडिया ठीक कर रहा है, इंडिया लड़ लेगा। लेकिन 2023 जनवरी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधि के रूप में मैं गया, सभी डायलॉग में, सभी मीटिंग में बात होती थी कि इंडिया ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया और इंडिया ने बेस्ट कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। उसके साथ मुझे जी कई मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ मिले, बिल गेट्स मिला, और जब मैं उसको मिलने के लिए खड़ा हुआ, हैंडशेक किया, तो उसका पहला वर्ड ये था, दुनिया के बड़े आदमी है और हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने, इंडिया ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट के लिए और 2.2 बिलियन वैक्सीन एडमिनिस्टर के लिए मैं इंडिया को अभिनंदन करता हूं। ये बिल गेट्स का वर्ड था। जोरदार तालियां भारत के साइंटिस्ट के लिए, भारत के डॉक्टर्स के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, जिन सबने बड़ा योगदान दिया है। और आज राइजिंग इंडिया भी लगभग आनंद, इफ आई एम राइट, 3 साल बाद हो रहा है। कोविड के बाद पहली बार इतने सारे लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, संवाद कर पा रहे हैं। अब तो चुनाव भी होने जा रहे हैं कर्नाटक में, आप सह प्रभारी हैं, अब थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं। आप सह प्रभारी हैं, क्या लगता है? मैंने सुना है आप लोगों ने प्लान तैयार किया है, 5B प्लान तैयार किया है। 5B का मतलब है बेंगलुरु, बेलगाम, बागलकोट, बीदर और बेल्लारी। लेकिन इस बार कांग्रेस कह रही है हमारी है बारी। वो तो हर बार कहते हैं हमारी है बारी, वो 56 की बारी थी भी है जी। कांग्रेस पे आपको पूरा भरोसा है? हाँ, कांग्रेस को पूरा भरोसा है। और राहुल जी पर? वो हमें चुनाव जिताएंगे ही जिताएंगे।
नहीं, सचमुच मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं बेंगलुरु कर्नाटका में बार बार सप्ताह में 3 दिन चला जाता हूँ। जी। जनता का मूड मैंने देखा। 2 चीज मैंने कर्नाटका में देखी है जो भारतीय जनता पार्टी का विजय को सुनिश्चित करेगी। एक, वहां बेंगलुरु की कर्नाटका की जनता का मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास। दूसरा, वहां की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्पिरिट। ये 2 चीज मैंने देखी है। जनता का विश्वास है, हमारा कार्यकर्ता उसको वोट में कन्वर्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी के एक विधायक पर करप्शन का आरोप लगा है और आप करप्शन के खिलाफ हैं। क्या आपको लगता है वो भारी पड़ेगा? और कांग्रेस कहती है कि आपकी जो सरकार है वो 40% कमीशन वाली है कर्नाटक के अंदर। ये बड़े गंभीर आरोप हैं आपके शासन पे और आपका विधायक रंगे हाथों पैसों के साथ पकड़ा गया। जो भाई, हम हमेशा करप्शन के खिलाफ थे, है और रहेंगे। करप्शन को समर्थन करना ये कभी और उसका बचाव करना ये मोदी जी की रीति नीति नहीं रही है। लेकिन जिन्होंने जो ही चश्मे से देश को और दुनिया को और अपने स्वयं को देखा है वो यही दृष्टि से देखते रहेंगे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कमिटमेंट और डेडिकेशन जनता के प्रति है। जनता के प्रति हम जवाबदेह है। जनता का विश्वास से, जनता के साथ विश्वास संपादन करके हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ईडी के दुरुपयोग की जो बात हो रही है, एजेंसीज के दुरुपयोग की जो बात हो रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार विपक्ष आप पे चिपका रहा है पूरी तरह से कि आप एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं, जो आपके साथ नहीं आता उस पर कार्रवाई हो जाती है और बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है या फिर कोई डिटर्जेंट है तो बता दीजिए आज। आप देखो जी, कोई व्यक्ति के सामने कोई एलिगेशन होता है या कोई व्यक्ति पर चार्ज लगता है और उसके पर आप स्वच्छ हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो सभी लोगों को इतना इकट्ठा होने की क्या आवश्यकता है भाई? हल्ला होई करने की क्या आवश्यकता है? कहना चाहिए जांच कर लो मोदी जी के सामने क्या किया था उन्होंने। मोदी देश के गृह मंत्री को जेल, राज्य के गृह मंत्री उस वक्त अमित भाई हुआ करते थे, जेल में पूर दिया, बंद कर दिया था। क्या दोष था? स्वस्थ होके आ गए, कॉन्फिडेंस है, उसका विश्वास था। आपने देखा होगा उस वक्त कोई हल्ला होल नहीं किया था। स्वयं मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री को ये सब एजेंसियों ने सामने बिठा के 3 दिन तक पूछताछ की थी। हमने कोई जगह पे हल्ला हुई नहीं किया था। हमें भरोसा था कि हम सही है, एजेंसी का दायित्व है वो हमें पूछे, हम सही होंगे तो सही पाया जाएगा और हम गलत होंगे तो हमें भुगतना है। हम सही थे तो एजेंसियों ने अपना दायित्व निभाया और हम स्वच्छ थे तो स्वच्छ होके बाहर आए। उसमें क्या डरने की आवश्यकता है भाई? क्यों हल्ला होई करने की आवश्यकता है? मैं तो ऐसा कहता हूं कि उस लोगों को सामने से कहना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आइए, जो भी एजेंसी को जो भी हमारी जांच करनी है वो करे। भागते क्यों है? क्यों हल्ला होई करते हैं? क्यों इकट्ठा होते हैं? एक वीडियो मैं चलाऊंगा आपसे 30 सेकंड के अंदर, लेकिन उसी बीच एक सवाल पूछ लेता हूं। एक और स्वास्थ्य मंत्री हैं जो काफी महीनों से ईडी के आरोप में, करप्शन के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके स्वास्थ्य की कभी आप चिंता करते हैं? मुझे कहेंगे तो मेरी तो सारा देश के नागरिकों की हेल्थ की चिंता करने की जिम्मेवारी है जी। तो कोई बीमार होंगे और मेरे पास सूचना आएंगी तो हम उसको भी इलाज कराएंगे, उसमें कोई पॉलिटिक्स लेकिन उनकी बीमारी दूसरी है, उनकी परेशानी दूसरी है। वो कहते हैं कि उनको पकड़ के रखा हुआ है। वहां पे तो इलाज की खबर नहीं आई थी, वहां तो मसाज की खबर आई थी। ये उनका विषय है, मेरा दायित्व है वो बीमार है तो उसको स्वस्थ करो जी। अब मैं आपको वीडियो प्ले करता हूं, दुखद वीडियो है। हार्ट अटैक से कैसे अचानक लोगों की डेथ हो जाती है, उस वीडियो को हम प्ले करते हैं। सामने आएगा ये वीडियो मनसुख जी। लेट्स प्ले दैट वीडियो। कैसे अचानक एक व्यक्ति को सडनली हार्ट अटैक आ गया, और ऐसे कई सारे केसेस है। क्रिकेट खेलते हुए एक लड़के को हार्ट अटैक आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बारे में कोई रिसर्च की जरूरत है। व्हाई दिस इज हैपनिंग? आप क्योंकि देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये बात सही है। पिछले 1 साल में 1-2 कोविड के बाद ऐसा कई इंसिडेंट हमने देखा है जो पब्लिक प्रोग्राम में जी कई व्यक्ति का ऐसा
हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है, उसके लिए तुरंत ही हमने भी डिस्कस किया डिटेल। मैंने भी आईसीएमआर के साइंटिस्ट के साथ 3 बार मीटिंग की जी। क्या है उसका रीजन, तो उसके लिए एक स्टडी ऑलरेडी आईसीएमआर ने चालू कर दिया है, क्योंकि हमारे पास कोविन में डेटा भी है, एम्स में डेटा भी है। जो लोग को अटैक आया है वो वैक्सीनेटेड थे, कोविड हुआ था, वैक्सीनेटेड थे, या तो कोई कोमोर्बिड थे, कब हुआ था जी। क्या इफेक्ट आई, ऐसा करके एक डिटेल स्टडी जी। आईसीएमआर कर रही है। उन्होंने मुझे कहा था कि 6 महीने में हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। 3.5-4 महीने हो गया है, जी। 1-2 महीने में उसका रिपोर्ट आ जाएगा, तो उसके बाद उसके लिए एक्शन प्लान तय करके हम करेंगे। क्योंकि आप खुद सबसे छोटी उम्र के विधायक बने, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ये लास्ट सवाल है, आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस बहुत आवश्यक है, हर नागरिक को स्वस्थ रहना चाहिए जी। और प्रिवेंटिव केयर यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज मुझे 2 दिन पहले इंदौर के एमपी मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरी सिटी में लोगों को स्क्रीनिंग किया जी। तो उसमें 48% लोग एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रस्त थे। वो तो उचित नहीं। मैं पहले से हेल्थ को ठीक रखने का आग्रही व्यक्ति हूँ, प्रिवेंटिव केयर का आग्रही व्यक्ति हूँ, करते क्या हैं आप? और इसलिए मैं हमेशा साइकिलिंग करता हूँ साइकिलिंग करते हैं। और साइकिलिंग को प्रमोट करता हूँ। उससे 3 फायदा है और सभी को करना चाहिए। वो अपने घर पे भी कर सकते हैं, रोड पे भी कर सकते हैं। उससे 3 फायदा है। एक तो पोल्यूशन का सॉल्यूशन भी उसमें है। साइकिल एक बेस्ट एक्सरसाइज है जी। साइकिलिंग करने से आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाती है। और तीसरा, आपको व्हीकल से मुक्ति मिलेगी। पोल्यूशन का सॉल्यूशन इसलिए कि हम 4 व्हील में जाते हैं, बिना कारण से फ्यूल जलाते हैं, हमारा उड़ियामन भी जाता है, पैसा भी जाता है और हमारी हेल्थ भी बिगड़ती है। देखिए, आपका शासन बहुत मजबूत सरकार है, एक ऐलान करा दीजिए, कल से सब लोग साइकिल पे जाएंगे। देखिए, कोई सबको साइकिल पे जाना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मंच पे